ग्रीस के मशहूर दार्शनिक हेराक्लिटस ने कहा था, द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। यानी आप ये कह सकते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है और देश की सियासत भी वक्त वक्त पर बदलती रहती है। महाराष्ट्र और दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले बटेंगे तो कटेंगे और एक है सो सेफ है जैसे नारों का शोर अब राजनीति में थमने लगा है। और ये भी मत समझिए कि राजनीति औरंगजेब के महिमा मंडन और राणा सांगा पर विवादित बयान पर मचे घमासान में उलझी। सियासत आने वाले चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। मोदी, शाह और संघ की रणनीति अब 80-20 के सहारे वोट बटोरने भर की नहीं रह गई। अब वो 100% यानी 100% वोट और वोटर को अपने साथ जोड़ने में जुटी है। रमजान में सौगाते मोदी सिर्फ बीजेपी का एक कार्यक्रम भर नहीं, इसके संदेश दूरगामी, वोटर के लिए भी और नेता नगरी के लिए। तो क्या है बीजेपी की रणनीति? इस साल के अंत तक बिहार और फिर अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है और इन चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपनी गोलबंदी में जुट चुकी। तो एक तरफ इफ्तार पार्टी पर जोर है तो वहीं दूसरी ओर सौगाते मोदी का शोर। सड़क पर नमाज का विरोध है तो पसमानदा मुसलमानों को साथ लाने की होड़ भी। वक्फ बिल को लेकर मुसलमान नाराज हैं तो सौगाते मोदी से उन्हें मनाने की कोशिश। तो मैं अदिति नागर आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस पॉलिटिक्स को डिकोड करूं। सवाल यह है कि बीजेपी ने बदल ली है अपनी रणनीति। क्या एक है तो सेफ है कहने वाली बीजेपी मुस्लिम संतुष्टिकरण की सियासत करके अपना वोट सेव करना चाहती है? और इससे भी बढ़कर क्या है बीजेपी की रणनीति का वो पहलू जिससे विपक्ष देख तो रहा है लेकिन शायद समझ नहीं पा रहा? मैं ये क्यों कह रही हूं ये भी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले सौगाते मोदी क्या है ये समझ लें। दरअसल ईद के मौके पर बीजेपी ने देश भर के 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगाते मोदी किट देने की घोषणा की। रमजान के महीने में दिल्ली से लेकर यूपी तक, बिहार से लेकर बंगाल तक इफ्तारी के नाम पर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की मोर्चाबंदी शुरू हुई। तो बीजेपी ने भी अपनी नई रणनीति को लाकर सबको चौंका। 2024 के चुनाव में मुसलमानों को करीब लाने के लिए बीजेपी ने शुक्रिया मोदी भाईजान नाम की मुहिम चलाई और अब बीजेपी की पार्टी मुसलमानों के लिए एक नया आउटरीच प्रोग्राम लेकर आई है जिसका नाम है सौगाते मोदी। बीजेपी की तरफ से करीब 32 लाख मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगाते मोदी किट भेंट की जा रही है। अब इस किट में क्या क्या है? आटा है, सेवइयां है, चीनी है, खजूर है, ड्राई फ्रूट्स हैं, कपड़े हैं और ईद से जुड़े तमाम सामान इसमें मौजूद है। अब ये किट मुस्लिम परिवारों तक पहुंचे इसके लिए जिम्मेदारी भी सौंपी गई। इसके लिए बीजेपी के करीब 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों के संपर्क में हैं। अब पहली नजर में बीजेपी का यह कार्यक्रम आपको अनोखा लग सकता है और सामान्य तौर पर कहूं तो ऐसा है भी, लेकिन इस रणनीति को जब मैं डिकोड करूंगी तो आप भी शायद हैरान रह जाओ। लेकिन उससे पहले मैं इसके सियासी मायने आपको समझा देती हूं। अब इस साल के अंत में आखिर तक बिहार और फिर अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव। ध्यान से सुनिए, बिहार में करीब 20% मुस्लिम वोटर हैं, तो वहीं 2011 की अगर जनगणना को रेफर किया जाए उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में करीब 27% मुस्लिम वोटर हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की 243 में से 47 सीटों पर 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं जो इंपैक्ट करते हैं वहां की जीत और हार। बिहार विधानसभा चुनाव की 11 सीटों पर मुस्लिम वोट 40% के आसपास है। और अब पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हैं। 294 सीट्स हैं। 294 सीटों में से करीब 100 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिले में मुस्लिम वोटर अहम भूमिका निभाते हैं। अब बिहार पर चलते हैं। बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा
ये सब मुस्लिम आबादी बाहुल्य जिले हैं। अब नेता नगरी वाले मानते हैं कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन, और आप भी मानते हैं। तो बिहार चुनाव से पहले मुस्लिम वोटर को अपने साथ करने के लिए सभी दल जुगत में लगे हैं और ये तय नजर आ रहा है। पर सवाल यह है कि क्या सौगाते मोदी के जरिए बीजेपी अपना परसेप्शन बदल पाएगी? जैसे कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन, और ऐसी मुहिम से क्या बीजेपी कुछ बदल पाएगी? तो इस सवाल के साथ हमने कुछ ग्राउंड रियलिटी को भी समझाने की कोशिश की। सुनिए। बहुत खुशी हो रहा है जब एक एक झोला मोदी सरकार दे रहे हैं, और कुछ देगा तो बहुत खुश हो जाएंगे। मोदी सरकार बहुत अच्छा है, मोदी सरकार जिंदाबाद। यही खुशी है, यही सारी के खुशी है कि कपड़ा मिल गया, पहनने के लिए हो गया। ईद में बहुत खुशी है, ऐसा हर मौका में ईद में दे, हर जनता हम लोग खुशी करेंगे, ईद मनाएंगे। मोदी जी को दुआ है कि ईद मने, कपड़ा भी दिए हैं, उनको हम दुआ मांगते हैं। अब मुसलमानों को मोदी की तरफ से दी गई सेवैयां की मिठास कुछ हद तक तो हमने आपको सुना दी, महसूस करवा दी, लेकिन विरोधी ये कहकर सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये मोदी सरकार का हृदय परिवर्तन या फिर रणनीति? ये सवाल अगर उठ रहे हैं तो इसके पीछे बीजेपी का पुराना इतिहास भी है और वर्तमान में उनके नेताओं के बयान, और ऐसे भी नहीं कि मोदी सरकार की पॉलिसी शिफ्ट हो गई। 2014 में केंद्र में सत्ता में आने के बाद से ही समय समय पर मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों और खासकर मुसलमानों के लिए कई योजना शुरू की। एक नजर उन योजनाओं पर भी डालते हैं जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। पहली योजना जिक्र करते हैं, उड़ान योजना। इसके तहत फ्री कोचिंग और छात्र छात्राओं को 1500 से 3000 रुपए देने का प्रावधान किया गया। फिर शादी शगुन योजना के तहत ग्रेजुएशन करने वाली मुस्लिम लड़कियों की शादी पर 51,000 रुपए शगुन देने का ऐलान। फिर उस्ताद योजना में मुस्लिम कारीगरों को एक्सपर्ट बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, ये भी योजना आई। सीखो और कमाओ योजना के तहत मुस्लिम युवाओं के लिए स्वरोजगार के मौके तलाशे जाते हैं। फिर ईदी योजना में 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान। नई मंजिल योजना में स्कूल छोड़ने वालों के लिए कौशल विकास का प्रावधान किया जाता है। यानी देखा जाए तो बीजेपी के नेताओं पर बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे चाहे जितने गूंजें, लेकिन बैकडोर पॉलिसी में मुस्लिम वोटर को साथ लाने की जुगत चलती आ रही है। अगर इस रणनीति को समझा जाए तो बीजेपी पहले से ही मुस्लिम महिलाओं और पसमानदा मुसलमानों के वोट बैंक को अपने साथ लाने की कोशिश करती आ रही है। मोदी सरकार ने एक बार में 3 तलाक खत्म किया, तो हज यात्रा के लिए महरम यानी ऐसे रिश्तेदार जिससे शादी की इजाजत ना हो, उसकी भी अनिवार्यता को खत्म किया। इसके अलावा हज यात्रा में वीवीआईपी कोटा खत्म हुआ और साथ ही साथ हज का कोटा 2.25 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया। हज यात्रा पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दी। वक्फ की संपत्ति की जियो टैगिंग का ऐलान हुआ, साथ ही साथ वक्फ संपत्ति पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनवाने की बात। मुस्लिम लाभार्थियों की ये लिस्ट इतनी भर नहीं। सरकारी योजनाओं के मुस्लिम लाभार्थियों की बात करें तो 31 मार्च 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना में कुल 68 लाख घर बने। इसमें 14,13,000 घर मुसलमानों के लिए, यानी योजना के तहत बने जो पूरे मकान थे, कुल मकान, उसका करीब लगभग 21% और टू बी प्रिसाइज 20.77% मुसलमानों के लिए बने। और अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की भी डिटेल समझ लेते हैं, आपके सामने में रखते हैं। यहाँ कितने मुसलमानों को प्रधानमंत्री के इस योजना का लाभ मिला है? इस योजना के तहत कुल लाभार्थियों की संख्या है 21,68,000। इसमें 4,32,000 यानी योजना के करीब 20% मुस्लिम लाभार्थियों को इसका फायदा मिला। देश में मुस्लिम टीचरों की भी बात करते हैं। 2016 में सरकारी टीचर 67,215 थे, तो 2021 में ये आंकड़ा बढ़कर 86,314 हो गया। अगर आंकड़ों की जुबानी मोदी सरकार के इस एक्शन को समझें
तो 2024 में देश में करीब 20 करोड़ मुसलमान आबादी का अनुमान था और इस लिहाज से इस समाज की आधी आबादी अगर 9 से 10 करोड़ भी हुई तो भी ट्रिपल तलाक, हज के लिए महरम की अनिवार्यता खत्म करने जैसे मोदी सरकार के एक्शन उन्हें सीधा फायदा पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर 20 करोड़ मुस्लिम आबादी की इस संख्या को पासमानदा और गैर पासमानदा मुसलमानों के बीच बांटे भी तो देश में करीब 70 से 80% पासमानदा मुसलमान हैं। यानी पासमानदा मुसलमानों की आबादी 14 से 16 करोड़ के बीच हुई और मोदी सरकार की योजनाएं सीधे तौर पर पसमानदा मुसलमानों को फायदा तो पहुंचा रही हैं इन आंकड़ों के लिहाज से, और ये सरकारी आंकड़े हैं। यानी मुस्लिम समुदाय में बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग का ये फॉर्मूला अगर कारगर साबित हो रहा है, कामयाब हुआ, तो बीजेपी के लिए जीत की राह और आसान और बड़ी हो जाएगी, खासकर बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव में। क्यों? क्योंकि हमने कुछ देर पहले आपको पूरी बिहार और पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर समीकरण आपको समझाया। पर सवाल यह है कि क्या बीजेपी की रणनीति इतनी भर ही है? क्योंकि सवाल ये उठ रहे हैं कि एक तरफ वक्फ बिल तो दूसरी तरफ सौगाते मोदी। क्या बीजेपी की रणनीति में विरोधाभास है? आखिर हिंदुत्व के नाम पर हमेशा से जीत हासिल करने वाली बीजेपी को मुस्लिम वोट क्यों चाहिए? क्या इसका मकसद सिर्फ बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव ही है? क्या लाभार्थी बन रहे मुस्लिम समुदाय बीजेपी को वोट करेंगे भी? क्या मुस्लिम वोटर का झुकाव भी बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है? अब इन सवालों के पीछे कई तस्वीरें हैं। नवरात्र में नॉनवेज बैन, सड़क पर नमाज के खिलाफ उठती आवाजें, औरंगजेब को लेकर हो रही सियासत, और शायद ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को मुसलमान समाज के मन में उतरने से रोक रही, क्योंकि मुसलमान समाज मानता है कि सड़क पर नमाज उसकी मजबूरी है, कोई शरारत नहीं। मस्जिद छोटी पड़ जाए, ईद की भीड़ बढ़ जाए तो ये सड़क ही उसका सहारा है। दलील ये भी दी जाती है कि नमाज में 15 से 20 मिनट लगते हैं और इस दौरान सड़क जाम रहती है, लेकिन कांवड़ यात्रा में भी कई दिनों तक सड़क बंद रहती है। वीवीआईपी रूट के दौरान भी कम से कम 20 से 30 मिनट तक सड़क बंद रहती है और ट्रैफिक जाम हो जाता है। जागरण में करीब 4 से 5 घंटे सड़क ब्लॉक हो जाती है और सड़क पर भंडारा लगता है अगर, तो भी 2 से 3 घंटे तक ट्रैफिक पर असर रहता है। लेकिन कांवड़ यात्रा, भंडारा, जागरण या फिर वीवीआईपी रूट को लेकर तो कभी कोई विवाद नहीं होता। फिर नमाज को लेकर यह हंगामा क्यों? और इतना ही नहीं, नवरात्र में नॉनवेज बैन को लेकर भी मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा तबका आपत्ति जता रहा है। उसका यह मानना है कि नॉनवेज खाना उसकी परंपरा है, फिर उसे क्यों रोका जा रहा है? और इतना ही नहीं, ट्रिपल तलाक को लेकर भी चाहे बेशक मुस्लिम महिलाएं खुश हों, लेकिन एक तबका मुस्लिम समाज का, जिसके कई मर्द इस धर्म में दखल के तौर पर उसे देखते हैं। और ये भी सही है कि बीजेपी इसको बखूबी समझती है। इन बातों से वो अनजान नहीं है। बीजेपी जानती है कि उसे ये सब साधना है और इसका रास्ता बेहद मुश्किल है, और इसीलिए पार्टी मुस्लिम समाज के उस तबके तक पहुंच बनाने की कोशिश में है। और तभी मुझे वो बात ध्यान आ रही है जो आपने भी अक्सर सुनी होगी, दिखावे पे मत जाओ, सच्चाई पर ध्यान लगाओ। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि अब जो आंकड़े मैं आपको बताऊंगी उसमें ना सिर्फ सवालों के जवाब हैं, बल्कि बीजेपी की पूरी रणनीति का सार भी। लोकसभा चुनाव गुजरे अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, तो मैं आपको लोकसभा चुनाव का एक दिलचस्प आंकड़ा याद दिलाती हूं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने 432 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन इनमें से 117 ओबीसी यानी कुल लड़ी गई सीटों का 27%, 75 एससी यानी कुल लड़ी गई सीटों का 17%,
और 44 ST यानी कुल लड़ी गई सीटों का 10% और 10 अल्पसंख्यक समुदाय यानी कुल लड़ी गई सीटों का 2%। ये कैंडिडेट्स का मैं आपको आंकड़ा बता दूं। जबकि कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 294 उम्मीदवार उतारे। इसमें से 73 यानी 25% ओबीसी, 47 यानी 16% SC, कंपैरिजन कीजिएगा आप, 41 यानी 14% ST और 27 यानी 9% अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवार उतारे। यानी बीजेपी हिंदुत्व की बात चाहे जितनी कर ले, लेकिन टिकट बंटवारे में सोशल इंजीनियरिंग या फिर जातीय गोलबंदी करके वो विरोधियों को चकमा दे देती है। और जो सोशल इंजीनियरिंग अब तक सिर्फ हिंदू वोटर्स के बीच काम कर रहा था, अब वो दांव मुस्लिम वोटर के बीच भी आजमाने की तैयारी है। ये बात आपको आने वाले चुनाव में नजर आएगी। जैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोटर्स मंडल कमंडल की राजनीति का जब हम जिक्र करते आए हैं, क्योंकि बिहार का चुनाव है और वहां से ये निकल कर आया था, और उसमें भी कमंडल में भी कैसे मंडलों को साधा बीजेपी ने, यानी धर्म की बात में भी जातियों को साधा, ठीक वैसे ही मुस्लिम समुदाय में भी कैसे पासमानदा मुसलमानों को साधना, गरीब तबके के मुसलमानों को साधना। यानी बीजेपी मुसलमान समुदाय में भी जातीय समीकरण सोशल इंजीनियरिंग फिट कर रही है और ये आंकड़े बखूबी आपको बता रहे हैं। अब गुजरात में बीजेपी अपने इस फॉर्मूले पर काम करके निकाय चुनाव में जीत हासिल करने में कामयाब हो चुकी है। 18 फरवरी को गुजरात में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में नतीजों में बीजेपी ने नगर पालिका, नगर निगम और जिला और तालुका पंचायतों की कुल 2171 सीटों में से 1608 सीटों पर कब्जा जमाया। 66 नगर पालिकाओं में बीजेपी के टिकट पर 82 मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर आए। पार्टी ने इस चुनाव में 210 मुसलमान उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिसमें 21 निर्विरोध चुने गए। इस तरह बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत का स्ट्राइक रेट 66% रहा। अब ये आंकड़े बताते हैं जो बात हमने आपसे पहले कही। ये आंकड़े उन तमाम बातों को बताने के लिए काफी है कि बदलाव ही एकमात्र सत्य है, और यही बात मैंने शो की शुरुआत में आपसे कही थी। द ओनली कांस्टेंट इज चेंज। और बीजेपी बदलाव की ये बयार हर समाज, हर तबके तक लेकर जा रही है। और फिर हो क्या रहा है? हर तबके तक ले जाकर अपने लिए एक अलग मोदी वोट को तैयार कर रही है। मोदी वोट का वो इक्का तैयार कर रही है जो जाति से, धर्म से बियॉन्ड है। लाभार्थी वोट बैंक जिसको हम अक्सर कहते हैं, वो लाभार्थी वोट बैंक जिसमें कोई जाति नहीं, कोई तबका नहीं और कोई जेंडर नहीं, जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाला फॉर्मूला है और हर चुनाव में जीत की गारंटी। पर राजनीति की इस रपट झपट के बीच मैं तो यही कहूंगी कि बदलाव की आंधी चली है, दिलों में जगह बनाओ, सड़क छोड़ो, मस्जिद भरो, अमन से ईद मनाओ। छतों पे न सड़कों पे दिलों से दिल मिलाओ, ईद हो या नवरात्रि एक साथ मनाओ। आप सभी को ईद की और नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारत में।